नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज एक हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो एमपीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एमपीपीएससी प्री में पूछे गए हैं, उसको हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज में हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जनरल साइंस। और जनरल साइंस में आपको बता दूं, जनरल साइंस में हम तीनों फिजिक्स और जो आपकी केमिस्ट्री है और जो आपकी बायोलॉजी है, इन तीनों को हम इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और मैं एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और वो 20 क्वेश्चन मैं आपको ये सीरीज इसलिए लेके आया हूँ आपके लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यापम के जो एग्जाम्स हैं वहां पे एमपीपीएससी से जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। और जनरली मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जैसा कि मेरे और भी जो फिजिक्स के वीडियोस आए हैं जिसमें मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसी की तर्ज पे ये वीडियो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय में मतलब एमपीपीएससी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में और भी जो मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं जो अलग से कंडक्ट होते हैं, व्यापम नहीं कंडक्ट करवाता है, या फिर कोई भी अदर स्टेट के एग्जाम जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, इन सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अभी रिसेंट में जैसे आपका एमपी एएसआई आने वाला है तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो आपको खैर काफी आइडिया लग जाएगा यहाँ से। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द इस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। अभी करीब 15-16 साल के मेरे पास पेपर हैं, तो सारे 15-16 साल के जो पेपर हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जनरल साइंस से। और जनरल साइंस का ये पहला पार्ट होगा, ऐसे ऐसे और भी आगे पार्ट आएंगे। अभी मुझे नहीं पता कितने पार्ट आएंगे, काफी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, काफी अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। देखिए 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से एक बहुत जनरल सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है, वायु होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आंसर ये है, तो इसमें क्या होता है फिर विद्युत बल्ब के अंदर? देखिए जो विद्युत बल्ब के अंदर होता है इसके अंदर अक्रिय गैसें जो होती हैं वो भरी होती हैं, अक्रिय गैसेस होती हैं, जिसमें से जैसे आपका एक हो गया आपका ऑर्गन या आपका नाइट्रोजन, ये गैसें इसके अंदर जनरली जो आपकी आर्गन है ये ही इसमें भरी जाती है, ये अक्रिय गैसें होती हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत बल्ब है इसका जो आविष्कार है वो किया था थॉमस अल्वा एडिशन ने। थॉमस अल्वा एडिशन ने इसका आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा विद्युत बल्ब आपने देखा होगा, जैसे ये आपका विद्युत बल्ब है, इस विद्युत बल्ब के अंदर एक इस तरीके से अंदर एक फिलामेंट होता है, ऐसा ऐसा। ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो बना होता है ये बनता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनको हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं, अब देखिए वहां पे ऊपर तो आपका आप इलेक्ट्रिसिटी तो लेके नहीं जा सकते, वहां पे आप केवल बैटरीज लेके जा सकते हैं। अब जो बैटरीज हैं आपकी, वो बैटरीज चार्ज करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो वहां पे क्या होता है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, डायनेमो का कोई सेंस नहीं बनता और थर्मोपाइल का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो मेन क्या होता है वहां पे, सौर सेल्स, मतलब जो सोलर एनर्जी होती है वहां पे वो यूज की जाती है। सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वहां पर। तो जो अप्लायंसेस हैं वो तो इलेक्ट्रिकली होते हैं, तो जो सोलर एनर्जी होती है इसको हम पहले बैटरीज चार्ज कर लेते हैं उससे, और फिर उस बैटरीज को हम मतलब इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाती है। तो सौर सेल्स होते हैं वहां पर और सोलर पैनल्स होते हैं, तो वो वहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको सारे ही बता देता हूं यहाँ पे। वैसे इसका जो आंसर है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज होते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। और एक चीज और इसका आप देख लें कि जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, जो रीडिंग इसकी होती है, जब ये एकाएक ऊपर बढ़ती है, सॉरी जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, जब ये बिल्कुल धीरे धीरे इसका पाठ्यांक ऊपर बढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है, दिन साफ रहने की
संभावना रहती है। लेकिन जब ये एकाएक नीचे गिरता है, देखिए एकाएक अगर नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब ये धीरे 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 नीचे आता है, इसका पाठ्यांक है, इसकी रीडिंग, तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए बैरोमीटर के बारे में। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोमीटर है, देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर। जैसे आपने हाइड्रो प्लांट्स देखे होंगे, हाइड्रो पावर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, जहां पे पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। और जो आपके हाइड्रोमीटर्स होते हैं, हाइड्रोमीटर्स का जो मेन काम होता है वो होता है जो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व होता है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, उनको मेजर करने के लिए इसका काम इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो होता है ये स्पेशली होता है गैसेस का जो प्रेशर है, मतलब गैसों का जो दाब है, उसको मापने के लिए इसका काम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोमीटर। देखिए हाइड्रो और हाइग्रो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि हाइग्रो है। तो हाइग्रो मतलब हाइग्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जल वाष्प। तो जो आपकी वायु होती है, वायु में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो जलवाष्प होती है, जो आर्द्रता होती है, उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। देखिए शून्य का मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है वैक्यूम। तो वैक्यूम में कौन सी तरंगें संचरण नहीं कर सकती, तो वैक्यूम में ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकाश वैक्यूम से पास हो सकता है, ऊष्मा भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पास हो सकती हैं। लेकिन जो ध्वनि है, ये ध्वनि को हमेशा अपने संचरण के लिए इनको एक माध्यम की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, एक मीडियम की हमेशा इनको आवश्यकता पड़ती है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्वनि है जितना सॉलिड मीडियम होगा, उस ध्वनि की जो चाल है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 5130, मतलब 5130 मीटर पर सेकंड। ऐसी अगर हम वाटर की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो जल में जो इसकी चाल होती है वो होती है 1493, 1493 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम एयर की बात करते हैं तो इसकी जो चाल होती है वो होती है सिर्फ 332 मीटर पर सेकंड। तो सॉलिड जितना ज्यादा होगा उसकी चाल उतनी ज्यादा होगी। इसलिए आयरन जो है, आयरन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो प्रतिपादन किया था वो किया था न्यूटन ने। और इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं आपको, इस नियम के अनुसार क्या था कि जब जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सन है, सूरज है, एक आपका चांद है, मून, तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मास के, अगर इसके मास को हम m1 ले लेते हैं, इसके मास को m2 ले लेते हैं, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ये है r, इन दोनों के बीच की दूरी है r। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो फोर्स होगा इनके मास के प्रोडक्ट के समानुपाती और इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। ऐसे ही एक कूलम्ब ने भी एक नियम दिया था। कूलम्ब के अनुसार क्या था कि जब भी दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पे हम ले लेते हैं Q1, एक चार्ज ले लेते हैं हम Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी सेम फोर्स है लगभग, मतलब एक ग्रेविटेशनल है तो वो अलग फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो अलग फोर्स है। तो ये जो फोर्स लगता है ये इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों लॉज आपके बहुत काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? देखिए ऊर्जा संरक्षण मतलब हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन क्या होगा इसका? ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। सॉरी, ये नहीं होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ये होगा इसका सही जवाब। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का शुद्धतम रूप क्या है। देखिए, जो पानी का शुद्धतम रूप होता है वो होता है वर्षा का जल। जैसे आपका नल का पानी हो गया, समुद्री जल हो गया, तो ये जो जल होता है इनमें कोई ना कोई अम्लीय या क्षारीय पदार्थ घुल जाते हैं। लेकिन जो वर्षा का जल होता है इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है इसकी 7, तो शुद्धतम रूप हो जाएगा वर्षा का जल। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में जो कार्बन होता है वो होता है लगभग 0.1 to 2%। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है, देखिए हृदयघात मतलब सीधा सीधा जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जब भी व्यक्ति को होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण में क्या क्या रहता है कि उसका जो एक तो हार्ट है, तो हार्ट के आसपास उसको दर्द होगा, वो एक बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है, जैसे आपका सीने में दर्द जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा उसको पसीना आता है और जी भी मिचलाता है। जी मिचलाता है मतलब उसको कई बार ऐसा भी होता है कि उसको उल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा ये माहनी, ये बाहें है, बाहें मतलब आर्म्स में दर्द होती है और झंझनाहट होता है। मतलब हार्ट से आसपास जो भी होगा वहां पे दर्द होगा, लेकिन उसको टांगों में दर्द नहीं होता है। तो हार्ट के आसपास जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें दर्द होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें आपके जो पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, तो इसमें इनको ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज करते हैं। तो ये दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। तो इनका जो नॉर्मल रूटीन होता है जैसा हम में होता है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो रात में अगर आप पेड़ के नीचे सो जाओगे तो ये ऑक्सीजन को पेड़ ग्रहण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्साइड को छोड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो है आपकी, ये वहां पे अधिकता में हो जाएगी। अधिकता में हो जाएगी तो वहां पे कोई भी व्यक्ति जो पेड़ के नीचे सोएगा उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो इसका मतलब आप आंसर इसका क्या हो गया, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? देखिए, सार्वभौमिक या जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। अब जो रक्तदाता मतलब क्या हो गया आपका, ब्लड डोनर, जो ब्लड को डोनेट कर रहा है, ब्लड डोनर। और यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल का सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये जो ब्लड डोनर है किसी को भी आपका अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। तो सार्वभौमिक रक्त दाता जो है वो होता है आपका ओ। इसका सही आंसर होगा ओ। ऐसे ही आपका यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ये भी होता है। तो यूनिवर्सल जो ब्लड एक्सेप्टर होता है ये होता है आपका AB। तो AB ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो इनमें से किसी से भी ब्लड ले सकता है, और O वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 बार धड़कता है। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी जो धड़कन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसी में अगर ये पूछ लिया जाता है, ये ऑप्शन अगर उनमें होते तो आपको फिर 64 यहाँ पे टिक करना पड़ता होता। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो धड़कन होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली तेज होती है, उनका मतलब दिल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख का कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी कई बार SSC वगैरह के एग्जाम में या व्यापम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मतलब मैं देख चुका हूँ। तो ये आंख का जो नेत्रदान में जो भाग दिया जाता है वो होता है आपका कार्निया। कार्निया को डोनेट किया जाता है। और जो आपका कार्निया होता है इसके पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है और उस पारदर्शी द्रव को कहा जाता है नेत्रोद। और ये जो इस कार्निया के जस्ट ठीक पीछे एक पर्दा होता है, उस पर्दा को कहा जाता है आइरिस। और आपको शायद पता होना चाहिए कि जो आपका बायोमेट्रिक
जो रिकॉग्निशन होता है, बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन मतलब जैसे आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होता है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। ऐसे ही आपका जो आइरिस होता है, ये हर व्यक्ति का आइरिस अलग अलग होता है, इसलिए बायोमेट्रिक जो सिस्टम होते हैं उनमें आइरिस का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। देखिए, जब भी द्रव में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो गलनांक होता है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखिए, चंद्रमा पर जो पूरा एक मिशन गया था, मैं आपको उसकी सारी बात बता देता हूँ। चंद्रमा पर मिशन गया था, ये गया था जुलाई 1969 में, मतलब 1969 में। और जिस यान से ये लोग गए थे वो था अपोलो सेकंड। और इसके अलावा इसमें मेन जो थे वो 3 लोग थे, एक नील आर्मस्ट्रांग थे, एक एडविन एल्ड्रिन है। तो एडविन एल्ड्रिन थे। तो जो चंद्रमा पे पहले उतरे थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, और चंद्रमा पे जो दूसरे उतरे थे वो थे एडविन एल्ड्रिन। और इसके अलावा एक और इनके साथ सज्जन गए थे, माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस वो यान में बैठे रहे थे, चंद्रमा का चक्कर लगाते रहे थे, लेकिन वो नीचे नहीं उतरे थे। और इसके अलावा जो राकेश शर्मा है, ये आपके प्रथम व्यक्ति हैं जो स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे भारत से। और इसके अलावा यूरी गागरिन जो हैं ये फर्स्ट हैं, ये रसियन है। और ये पहले मतलब थे जो स्पेस में जो सबसे पहली बार गए थे। तो ये प्रमुख आपके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। और अच्छा, एक और चीज इसमें, जो मेन जो हेड थे इनके वो थे नील आर्मस्ट्रांग, मतलब मेन जो कमांडर थे इस पूरे मिशन के वो थे नील आर्मस्ट्रांग। तो ये ही सबसे पहले चंद्रमा पे इन्होंने पांव रखा था। दूसरी बार पांव रखा था एडविन एल्ड्रिन ने। राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत से स्पेस में गए थे। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति हैं जो सबसे पहले स्पेस में गए थे, और ये रसियन है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, जो आपके सर सीवी रमन थे, सर सीवी रमन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इनका ही जो जन्मदिन है वो 28 फरवरी 1900 नहीं 28 फरवरी, मुझे इनका सन याद नहीं है। 28 फरवरी जो होता है उसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा ये जो सीवी रमन थे, इन्होंने ही रमन प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट। और इसी रमन इफेक्ट के लिए इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी रमन इफेक्ट के लिए। फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। और 1954 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 1954 में भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। तो ये प्रमुख पॉइंट थे इनके बारे में। तो इन्हीं के नाम पर आपका, इन्हीं के जन्मदिन जिस दिन होता है उसी दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट है, डायलिसिस किससे संबंधित है? देखिए, डायलिसिस जो होता है वो होता है किडनी का डायलिसिस, वृक्क का डायलिसिस। नेक्स्ट है, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, डेसिबल जो है आपका, ये मतलब जो आपका वातावरण में जो ध्वनि होती है, वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो सामान्य ध्वनि होती है, जो हम सामान्य बोलचाल जो होता है हमारा, उसकी जो तीव्रता है वो होती है करीब 30 से 40 डेसिबल के बीच में, 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 मूल रंग हैं। देखिए, 3 मूल रंग हैं, यह हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। आर, जी एंड बी, मतलब आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। ये 3 आपके कलर होते हैं
जिनको मूल रंग बोलते हैं, प्राइमरी कलर इनको बोला जाता है, जो भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स इन्हीं कलर्स से आपके बन जाते हैं। और इनका एक प्रोपोर्शनल कंटेंट अगर हम मिलाते हैं तो मतलब उस हिसाब से हमें कलर मिल जाता है। तो वो RGB होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नीला, हरा और लाल। ये हो जाएगा आपका ब्लू, ये हो जाएगा आपका ग्रीन, ये हो जाएगा आपका रेड। तो इनका जो कंटेंट है जिस हिसाब से मिलाते हैं उस हिसाब से हमें बाकी सारे कलर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो है तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखता है आपका थर्मोस्टेट। एक स्थायी ताप यंत्र है और एक मतलब पर्टिकुलर किसी भी डिग्री तक हम मतलब जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी डिग्री तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब तापमान को कांस्टेंट रखने का काम इसका होता है, तापमान को स्थिर रखने का इसका काम होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो आपके MPPSC के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक। और आगे भी मैं ऐसे ही एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें पूरा इस सीरीज को कंटिन्यू हम करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें, आप लोग शेयरिंग बहुत कम करते हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना चाहते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं मैं हर एक कमेंट का जनरली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, आपके कमेंट्स के बेस्ड पर ही मैं आपको अगला वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा भी आपको लगा वीडियो वैसा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये लिंक है हमारी चैनल की, इस पे जाके आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पे जो हमारे ग्रुप्स हैं, चैनल हैं, उनसे भी जुड़ें। सब हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक पे जाके इनसे जुड़ सकते हैं। आप बार बार कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं, मैंने वीडियोस भी इसके लिए काफ़ी डाल रखे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो वीडियोस भी आप नहीं देखते हो। मैंने सब प्रकार से सब चीज़ उसमें मतलब बताई हुई है। आप एक बार वीडियो जाके चैनल के ऊपर सर्च करें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।